हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुस्कान। रात 8 बजे के पसंदीदा शो एबीपी स्पेशल में आपका स्वागत है। आइटम वाला बयान जो है वो अब कमलनाथ के गले की हड्डी बन गया है। एक तरफ जहां इस बयान को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है, वहीं चुनाव आयोग ने कमलनाथ को नोटिस जारी कर दिया है। 48 घंटे में जवाब मांग लिया है। न जात पर न पात पर, महिलाओं की रक्षा पर, बटन दबेगा कमल के फूल पर। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये रूप आपने पहले नहीं देखा होगा। के माटी में आए और इस माटी की बहन, इस माटी की बच्ची, इस माटी की सेवक इमरती देवी सुमन की बेइज्जती करके जाए, ये कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंधिया का ये चुनावी अवतार है। ये आपकी बेटी है, आपकी बहू है, ये आपने इसका परवरिश किया है, आपने इसको आशीर्वाद दिया है, आपके घर घर की लाज है। सिंधिया के साथ मंच पर खड़ी वही इमरती देवी हैं, जिनके बारे में कमलनाथ ने टिप्पणी करके विवाद खड़ा किया था। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? क्या आइटम है? अब कमलनाथ के खिलाफ और इमरती देवी के साथ सिंधिया इस रूप में खड़े हैं। सुन लो अजय सिंह जी और सुन लो कमलनाथ जी, आपने इस माटी को कलंकित करने की कोशिश की है। चंबल ग्वालियर की सौगंध 3 तारीख को आपको जवाब की मट्टी चमका देगी। दोगे कि नहीं, बोलो मुझे। इससे ज्यादा घटिया व्यवहार किसी राजनेता का हमने नहीं देखा इस देश में, जो एक महिला को आइटम कहे। और उनके साथ कमलनाथ जी के साथ केवल नहीं, लेकिन अजय सिंह जी भी और दिग्विजय सिंह जी, एक और पूर्व मुख्यमंत्री ने मीनाक्षी नटराजन के बारे में 3 साल पहले क्या कहा था, आपके चैनल ने भी कवर किया था। ये कांग्रेस की सोच विचारधारा है महिलाओं के प्रति और खास करके दलित समाज के प्रति। लेकिन कांग्रेस तो मानो मानने को तैयार नहीं है। पार्टी के बड़े नेता अजय सिंह ने इमरती देवी को जलेबी कहकर नया विवाद खड़ा किया है। यदि कोई डबरा से गलती से भोपाल पहुंचा है और इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से किसी ने कहा कि मेरा कोई। इमरती देवी कांग्रेस से ही 3 बार की विधायक रही हैं, लेकिन पिछले दिनों सिंधिया के साथ पाला बदला तो अब उनके पुराने साथी उन्हें आइटम से लेकर जलेबी तक कहकर अपमानित कर रहे हैं। वैसे न तो कांग्रेस के नेता दूध के धुले हैं और न ही बीजेपी के नेता। एमपी के मंत्री और बीजेपी नेता बिसाहू लाल ने कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी पर विवादित टिप्पणी की तो उनके खिलाफ मंगलवार को केस दर्ज हुआ। विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है। व्यक्तिगत हमलों में हाथ आजमाने के बाद अब मध्य प्रदेश में नेता ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स में जुट गए हैं। सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। उषा ठाकुर एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अध्यात्म और संस्कृति मंत्रालय का प्रभार इनके पास है। समाज में भाईचारा कायम रखने और भारत की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। लेकिन इनके बयानों को देखकर तो इनकी सोच का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए।
अब कांग्रेस इस बयान को लेकर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मध्य प्रदेश का उपचुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। फिर आज उषा ठाकुर ने जो कहा है, एक समुदाय, एक संप्रदाय, एक शिक्षा देने वाले, उनको इतिहास नहीं मालूम है कि मदरसों ने देश की आजादी में क्या योगदान दिया है। उन्होंने जो टिप्पणी की है उस पर क्या माफी मांगेंगे, क्या उस पर खेद व्यक्त करेंगे, या चूंकि उपचुनाव में मध्य प्रदेश में और बिहार में भाजपा की नाव डूब रही, खत्म हो रही है भाजपा, तो इसलिए अब माहौल को सांप्रदायिक और जाति बनाया जा रहा है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर इलियासी ने उषा ठाकुर के बयान पर विरोध जताया है। मदरसे के अंदर दीन की तालीम दी जाती है, वहां नफरत की बात नहीं, मोहब्बत की बात बताई जाती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो बयान आते हैं मदरसों के खिलाफ, वो नहीं आने चाहिए। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि मदरसों को और बेहतर बनाने के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं और जिस तरह से उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, वो एक अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा साफ होता जा रहा है। हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के सदस्य के परिवार को राहुल गांधी ने मदद का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश में दंगे की साजिश रचने वालों से राहुल की ऐसी हमदर्दी से अब सवाल उठ रहे हैं। जिन लोगों ने हाथरस कांड में जाति का जहर घोलकर यूपी में दंगों की साजिश रची, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उसी साजिशकर्ता के परिवार को सहारा देते नजर आए। केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल ने पत्रकार और पीएफआई कार्यकर्ता बताए जा रहे सिद्दीकी कप्पन के परिवार वालों से मुलाकात की। सिद्दीकी कप्पन इस वक्त यूपी की जेल में बंद है। उसे जातीय हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में मथुरा से हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था। इस मुलाकात में राहुल गांधी ने सिद्दीकी कप्पन के परिवार को हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश विरोधी काम करने वालों को लेकर कांग्रेस की ऐसी हमदर्दी की वजह क्या है? आखिर राहुल गांधी का हाथ देशद्रोह के आरोपी के साथ क्यों है? देश विरोधी ताकतें होंगी, वहां पंजा होगा। ऐसा मत करिए कि हमारे देश की स्थिरता को कोई अगर चोट पहुंचाएगा तो पीछे पंजा निकलेगा। पंजे का मतलब यह नहीं है कि आप देश को कमजोर करें। और मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, अगर किसी में हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में, तो वो ये बताए पूरे देश को कि एक गुपचुप बैठक जो परिवारजनों से करी है, उसमें क्या बात हुई। कि बिहार के चुनावी समर के बीच योगी जैसे नेता राहुल गांधी को पाकिस्तान प्रेमी बताकर हमलावर हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? शायद इसी खतरे को देखते हुए कांग्रेस पहले से सतर्क हो गई है और इसे कप्पन के परिवार से मुलाकात की बजाय सिर्फ ज्ञापन देने की बात कहकर पहले से ही बचाव में जुट गई है। जम्मू कश्मीर में देवी के अपमान पर घमासान मच गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने दीपिका राजावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा हुआ है। क्या है ये पूरी कहानी, हमारी इस रिपोर्ट से पता चलेगी आपको। जम्मू कश्मीर में दीपिका राजावत के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने दीपिका के घर का घेराव किया है। वजह हम आगे बताएंगे, उससे पहले दीपिका राजावत को जान लीजिए।
दीपिका कठुआ रेप केस में पीड़िता की वकील थी। पेशे से वकील दीपिका कश्मीर से विस्थापित पंडित परिवार से ताल्लुक रखती हैं। अब दीपिका पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। दरअसल नवरात्र के बीच दीपिका ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें नवरात्र और आम दिनों के बीच इंसान की तुलना दिखाई दे रही है। इस ट्वीट को लेकर देश में सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस ट्वीट को दीपिका की घृणित मानसिकता का परिणाम बताया। अब बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपिका की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस टाइम के समय को लेकर उसने कहा है कि इस टाइम पे ये लोग पूजा करते हैं, यानी कि उसने 100 करोड़ हिंदुओं को रेपिस्ट कहा है और उसने ये बताया है कि ये नवरात्रों में माता की पूजा करते हैं और बाकी दिन ये लोग रेप करते हैं। ये इतना गलत ट्वीट जो इसने किया है, हम ये आज आईजी साहब से, डीआई साहब से और एसएसपी साहब से ये डिमांड कर रहे हैं कि तुरंत इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाई है। मामले पर हमने दीपिका राजावत से बात की तो दीपिका ने कहा कि मैंने किसी जाति या समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। ये बोलना चाहूंगी कि मेरा इंटेंशन कोई नहीं था कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोलूं। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं मां दुर्गा के खिलाफ बोलूं। मैं मां दुर्गा की खुद भक्त हूं। बात मैं एक माइंडसेट को लेके बात करी है कि एक माइंडसेट जहां पर हम उसी जगह पे हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं और वहीं पर बच्चियां या महिलाएं समाज में उनका रेप होता है। तो माई इंटेंशन वॉज दैट ओनली। मेरा सिर्फ वो दर्शाना था और वो विडंबना लिखा है कि आयरनी है कि हमारे समाज में ऐसा होता है। दीपिका खुद को मां दुर्गा की भक्त बताते हुए सफाई दे रही हैं, लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि नवरात्र में ये ट्वीट क्यों किया। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में रोजगार के दावे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के दावे पर सवाल उठाए तो तेजस्वी ने नीतीश को मानसिक रूप से थका कहकर हमला कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए अगर हम पहला दस्तखत कलम चलाएंगे तो 10 लाख नौजवानों को। तेजस्वी यादव हर चुनावी सभा में 10 लाख रोजगार का वादा कर रहे हैं और यही दावा नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रहा। मंगलवार को नीतीश कुमार ने पूछा कि पैसे कहां से आएंगे। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब डिप्टी सीएम सुशील मोदी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने खाता बही के साथ ब्यौरा पेश किया है। सुशील मोदी के मुताबिक अभी मौजूदा कर्मचारियों के वेतन पर 52,734 करोड़ का खर्च है। 10 लाख और बहाली होने पर 58,415 करोड़ का खर्च बढ़ेगा, यानी वेतन पर ही 1,11,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा, जबकि मौजूदा बजट ही 2,11,000 करोड़ का है। ऐसे में सुशील मोदी सवाल पूछ रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी, पेंशन और बाकी जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको कैसे पूरा करेंगे। सुशील मोदी तेजस्वी के दावे को हवा हवाई बता रहे हैं, लेकिन तेजस्वी नीतीश कुमार के बारे में कुछ और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहां से आएगा। कोरोना की वजह से बिहार में ही नहीं, इस वक्त देश में रोजगार मुद्दा बन चुका है और चुनाव में विपक्ष इसे भुनाकर सरकार को घेर रहा है।